नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। नेपाल बुरी तरह तबाह हो चुका है। सोशल मीडिया के बैन पर युवाओं में आक्रोश था और वे सड़क पर आ गए थे। विरोध प्रदर्शन में अब तक 51 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद इस भीड़ के द्वारा नेपाल की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल तबाह और बर्बाद हो चुका है। नेपाल की संपत्तियां खत्म हो चुकी है। नेपाल में नेतृत्व की समस्या आ चुकी है। इस बीच सुशीला कार्की के नाम की तेज चर्चाएं थी। सुशीला कार्की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी प्रभावित हैं और इनके नाम को मेयर बालेन ने भी समर्थन दे दिया है। आपको बता दें कि मेयर बालेन नेपाल में अच्छा खासा पहचान रखते हैं और अच्छा खासा समर्थन रखते हैं। मेयर बालेन का समर्थन इस आंदोलन को था। मेयर को नेपाल के नेतृत्व किए जाने के लिए आगे आने की अपील की जा रही है। यह बालेन शाह उस वक्त चर्चा में आ गया जब इसने निर्दलीय होते हुए कांग्रेस की सृजना सिंह को हरा दिया था। इनको 38,341 वोट हासिल हुआ था, जबकि बालेन को 61,767 वोट हासिल हुआ था। नेपाल की तमाम स्थापित पार्टियों को हराकर बालेन ने खुद को साबित किया। वे लोकप्रिय रैपर थे और बालेन की पृष्ठभूमि काफी साधारण है, लेकिन वे बेबाक बयान देते हैं और सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में रहने वाले नेपाली और नेपाल से बाहर रहने वाले नेपाली भी बालेन का नाम खुलकर लेते हैं। महज 32 साल में वे मेयर की कुर्सी हासिल कर ली थी और देश में अपने लिए एक बड़ा वर्ग समर्थकों का तैयार कर चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वे बेहद ही साधारण परिवार से आते हैं। यही खूबी उनको और भी लोकप्रिय बना रही है। अब बात करें सुशीला कार्की की, तो वे नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। नेपाल में प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत में यह स्पष्ट हुआ कि वे कार्की को प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है। कार्की अपने देश के विषय में कहती हैं कि उनका नाम लिया गया और उन पर भरोसा किया गया। वे छोटे समय के लिए सरकार चला सकती हैं ताकि चुनाव कराया जा सके। कार्की ने कहा कि मेरा पहला ध्यान उन युवाओं पर है जो आंदोलन में मारे गए। हमें उनके लिए और उनके परिवारों के लिए कुछ करना होगा जो गहरे दुख में हैं। कार्की का सफर भी जमीनी संघर्ष करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। वे कभी सहायक शिक्षिका हुआ करती थी। उनका संबंध भारत से भी है। कार्की साल 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल कर चुकी हैं और वे 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई भी पूरी की है। इससे पहले वे अपना स्नातक विराटनगर से कर चुकी हैं। वे साल था 1972 का। इसके बाद 1979 में वे इसी शहर में वकालत की शुरुआत की थी, लेकिन इस दौरान वे साल 1985 में महेंद्र मल्टीपल कैंपस में सहायक अध्यापिका के रूप में भी कार्यरत रही। उनके लिए सबसे बेहतरीन वक्त तब आया जब पहली बार 2009 में उनको सुप्रीम कोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। जल्द ही वे अस्थायी से अस्थायी न्यायाधीश हो गई। 2016 में वे कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में भी रही थी। सुशीला कार्की के साथ विवाद भी जुड़ा हुआ है। यह विवाद उनके सख्त रवैये की वजह से हुआ है, जब उनको विरोध का सामना करना पड़ा था। अप्रैल 2017 में उस समय की सरकार ने संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव रखा। महाभियोग तब रखा जाता है जब न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। इसके पीछे आरोप यह था कि उन्होंने पक्षपात किया और सरकार के काम में दखल दिया। इसके बाद जांच पूरी होने तक उनको मुख्य न्यायाधीश के पद से निलंबित भी कर दिया गया। लेकिन बात यही नहीं थमी। तब जनता ने आवाज बुलंद किया और न्यायपालिका के समर्थन में आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट ने संसद को आगे की कार्रवाई से रोक दिया गया। बढ़ते दबाव के बीच कुछ ही हफ्तों में प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा और फिर इस घटना ने सुशीला कार्की को एक नई पहचान दी। एक खास न्यायाधीश के तौर पर उनकी छवि उभरी कि वे सत्ता के दबाव में झुकती नहीं हैं। वे एक ईमानदार छवि वाली नेता के तौर पर जानी जाती हैं। वे केपी शर्मा ओली की जगह लेंगी। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।